नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ ओपी सर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा गया अध्याय महाराणा प्रताप। तो महाराणा प्रताप को आज हम पढ़ेंगे। आज महाराणा प्रताप की जयंती भी है, तो वीर योद्धा महाराणा प्रताप की जयंती पर आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। तो दोस्तों, महाराणा प्रताप के बारे में एक दोहा भी प्रचलित है। जननी जने तो ऐसा जन, जैसे महाराणा प्रताप अकबर सुतो ओज के जन सिराने सांप। अकबर भी ओज के सुता है, ओज के यानी नींद नहीं लेना, जैसे सिराने सांप है यानी तकिए के नीचे सांप है। अकबर बादशाह को भी महाराणा प्रताप का भय हमेशा सताता रहता था। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं महाराणा प्रताप को। सबसे पहले महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को हुआ था। कब हुआ? 9 मई 1540 को ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को विक्रम संवत 1597 को उस दिन रविवार का दिन था। कौन सा दिन था? रविवार का दिन था। तो इस दिन महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ जन्म? कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर। कुंभलगढ़ दुर्ग में एक महल है जिसका नाम है बादल महल, और बादल महल के अंदर भी एक स्थान है जिनका नाम है जूनी कचेरी। क्या नाम है? जूनी कचेरी। ठीक है, तो यहाँ पर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। महाराणा प्रताप के पिता का नाम राणा उदय सिंह था और माता का नाम जयवंताबाई था। माता का नाम क्या था? जयवंताबाई। पाली के अखेरा सोनग्रा की पुत्री थी। कौन? जयवंताबाई पाली के अखेरा सोनग्रा की पुत्री थी। महाराणा प्रताप के बचपन का नाम कीका था। महाराणा प्रताप के बचपन का नाम क्या था? कीका यानी छोटे बच्चे को प्यार से पुकारते हैं कीका नाम से। अभी भी मेवाड़ इलाके में छोटे बच्चे को कीका नाम से पुकारा जाता है। आगे ध्यान दीजिए, महाराणा प्रताप की उपाधि मेवाड़ केसरी। क्या थी? मेवाड़ केसरी। हिंदुआ सूरज यानी हिंदुओं के सूरज। तो देखिए, इतनी बड़ी उपाधि महाराणा प्रताप की। आगे ध्यान दीजिए दोस्तों, साहित्य के अंदर महाराणा प्रताप को क्या कहा जाता है? पातल या पत्थल। ठीक है, पातल या पत्थल। एक ग्रंथ भी है पत्थल पीतल, कन्हैयालाल सेठिया द्वारा लिखा गया ग्रंथ पत्थल पीतल। पत्थल यानी महाराणा प्रताप और पीतल यानी पृथ्वीराज। ठीक है, तो इसका भी ध्यान रखना। तो ये कई बार परीक्षाओं के अंदर पूछा जाता है कि पत्थल किसे कहा जाता है? तो महाराणा प्रताप को कहा जाता है। कीका किसके बचपन का नाम था? महाराणा प्रताप के बचपन का नाम था कीका। हिंदुआ सूरज कौन कहलाता है? महाराणा प्रताप। ठीक है, तो ये सभी तथ्य बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इस बात का आप विशेष ध्यान रखना। तो दोस्तों ध्यान दीजिए आगे, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कब हुआ? 28 फरवरी 1572 के अंदर। 28 फरवरी 1572 के अंदर महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था। और राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? गोगुंदा के अंदर। ठीक है, और गोगुंदा में एक स्थान है महादेव बावड़ी। क्या? महादेव बावड़ी। तो गोगुंदा के अंदर महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ। उस समय महाराणा प्रताप की आयु कितनी थी? 32 वर्ष। ये भी ध्यान रखना। आगे ध्यान दीजिए दोस्तों, राज्याभिषेक तो गोगुंदा के अंदर हुआ, परंतु इस दिन क्या था? होली का दिन था। इधर पिता के शोक का दिन था, यानी इसी दिन मृत्यु हुई थी। किसकी? राणा उदय सिंह की। तो इस कारण यहाँ उत्सव तो मना नहीं पाए महाराणा प्रताप। बाद में महाराणा प्रताप ने अपने राज्याभिषेक का उत्सव या समारोह कहाँ मनाया था? कुंभलगढ़ दुर्ग में। दोस्तों, कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ है? राजसमंद जिले के अंदर है। आगे ध्यान दीजिए दोस्तों, अकबर ने प्रताप को अधीनता स्वीकार कराने हेतु भेजे गए 4 शिष्टमंडल। इस बात का विशेष ध्यान देना
यानी अकबर ने महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार कराने हेतु 4 शिष्टमंडल भेजे, यानी शिष्टमंडल यानी दूत भेजे 4। अब 4 दूत कौन कौन से हैं, ये हमेशा परीक्षाओं के अंदर पूछे जाते हैं, इस बात का आप विशेष ध्यान देना और कर्म का भी ध्यान रखना, कर्मवाई, ठीक है। नंबर 1 जलाल खां कोरची, क्या नाम है, जलाल खां कोरची। जलाल खां कोरची 1572 के अंदर आया था। तो जलाल खां से तो महाराणा प्रताप माने नहीं और जलाल खां अपनी हार मानकर वापिस चले गए। उनके बाद अकबर ने एक राजा था जिसका नाम था मानसिंह, जो राजस्थान का ही था, मानसिंह कस्वा। पूरा नाम क्या है, मानसिंह कस्वा, जिनको 1573 के अंदर, कब भेजा, 1573 के अंदर महाराणा प्रताप के पास भेजा। क्यों भेजा, अधीनता स्वीकार कराने के लिए। तो देखिए महाराणा प्रताप ने मानसिंह का तो आदर भी किया और कहते हैं कि उनके भोजन की व्यवस्था भी की। यानी भोजन की व्यवस्था कहाँ की, ये भी स्थान कई बार पूछ लेते हैं। तो उदय सागर पाल यहाँ पर कहते हैं कि महाराणा प्रताप ने मानसिंह कस्वा के लिए भोजन की व्यवस्था भी की, परंतु जब भोजन करने बैठे तो मानसिंह ने महाराणा प्रताप को साथ बैठने के लिए कहा। तब महाराणा प्रताप ने पेट दर्द का बहाना बनाकर मना कर दिया कि मेरे पेट दर्द हो रहा है, मैं आपके साथ नहीं बैठूंगा। तभी किसी पास में बैठे व्यक्ति ने कहा, महाराणा प्रताप के पेट में दर्द नहीं है, वे तो आपके साथ में बैठना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आपने अकबर की गुलामी की है, यानी आपने वैवाहिक संबंध तक बना लिए हैं मुगलों से, इसलिए आपसे ये घृणा करते हैं महाराणा प्रताप, इसलिए आपके साथ बैठकर भोजन नहीं करना चाहते हैं। तभी मानसिंह को गुस्सा आ गया और वहाँ से उठ गए। मानसिंह के लिए भोजन में खीर बनाई गई थी और वो खीर कहते हैं कि मानसिंह ने 300 कुत्तों को पिला दी, क्योंकि मानसिंह को गुस्सा आ गया था, किसके ऊपर, महाराणा प्रताप के ऊपर। और गुस्से में कहा कि अब हम वापस युद्ध मैदान में ही मिलेंगे। तब महाराणा प्रताप ने कहा कि आपका स्वागत है युद्ध मैदान में भी। तो ऐसे सूरवीर थे महाराणा प्रताप। तो मानसिंह जी भी अपनी हार मानकर वापिस गए, परंतु अकबर उनसे नाराज हो गए। किससे, मानसिंह से। तब मानसिंह की ड्यूटी भी बंद कर दी। ड्यूटी का अर्थ होता है दरबार में सम्मिलित होने से मना कर दिया अकबर ने। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले जलाल खां कोरची, उसके बाद मानसिंह और तीसरे नंबर अकबर ने किसको भेजा, भगवत दास को। भगवत दास को भी 1573 के अंदर इन 1-2 महीने के अंतराल के बाद फिर और भेजा भगवत दास को। ठीक है, तो भगवत दास भी हार मानकर वापिस चले गए, यानी महाराणा प्रताप माने नहीं। उनके बाद अकबर ने किसको भेजा, टोडरमल को। टोडरमल को कब भेजा, 1573 के अंदर। तो इन 4 दूतों का विशेष ध्यान रखना। इनको किसने भेजा था, अकबर ने। किसके पास भेजा, महाराणा प्रताप के पास। क्यों भेजा, अधीनता स्वीकार कराने के लिए। तो महाराणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार नहीं की। इस तरह 4 दूतों के भेजने के बाद भी महाराणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार नहीं की, तो बादशाह अकबर को गुस्सा आया और बाद में शुरू कर दी हल्दी घाटी युद्ध की तैयारी। तो आइए दोस्तों, हम बढ़ते हैं महाराणा प्रताप द्वारा लड़े गए हल्दी घाटी के युद्ध की ओर। क्या था हल्दी घाटी का युद्ध और किस तरह लड़ा गया। तो हल्दी घाटी युद्ध की योजना अकबर ने कहाँ बनाई थी, अकबर दुर्ग। अकबर दुर्ग कहाँ पर है, अजमेर के अंदर। तो अकबर दुर्ग का दूसरा नाम है मैगजीन दुर्ग। मैगजीन दुर्ग का अर्थ होता है शस्त्रागार, यानी यहाँ हथियार रखे जाते थे। तो ये भी परीक्षा के अंदर सवाल पूछा जाता है कि हल्दी घाटी युद्ध की योजना कहाँ पर बनाई गई थी। तो अकबर दुर्ग अजमेर के अंदर, अर्थात मैगजीन दुर्ग अजमेर के अंदर। तो इस बात का भी दोस्तों आप ध्यान रखना।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 18 जून 1576 को। ये तारीख ध्यान रखना, कई किताबों में 21 जून लिखा हुआ है, तो ये ज़्यादा मान्य है और इस बात का विशेष ध्यान रखना। 18 जून 1576। अब दोस्तों देखिए, हल्दी घाटी स्थान कहाँ पर है? तो खमनोर राजसमंद के अंदर हल्दी घाटी आया हुआ है, ठीक है। और हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 18 जून 1576 को। यानी उस समय आषाढ़ बंदी सातम विक्रम संवत 1633। इसका भी आप ध्यान रखना, क्योंकि कभी कभी हिंदी वाले वर्ष भी ये पूछ लेते हैं। तो आइए दोस्तों, हम हल्दी घाटी युद्ध की पूरी रूपरेखा समझते हैं। क्या था हल्दी घाटी का युद्ध और किस तरह लड़ा गया और उसमें किन किन ने भाग लिया था, ये पूरा विस्तार से हम जानते हैं। देखिए, हल्दी घाटी का युद्ध एक तरफ तो थे महाराणा प्रताप, एक तरफ था मानसिंह एंड अकबर के द्वारा भेजा गया दूत। क्या नाम था? मानसिंह, ठीक है। तो एक तरफ थे महाराणा प्रताप और एक तरफ थे मानसिंह। अब महाराणा प्रताप के साथ साथ और कौन कौन मैदान के अंदर शामिल थे और इधर मानसिंह के साथ में कौन कौन युद्ध लड़े थे, इसका भी ध्यान दीजिए। तो महाराणा प्रताप का साथ किस किसने निभाया? हकीम खां सूरी। देखिए, ये एक पठान सेनापति था, हकीम खां सूरी। शेरशाह सूरी था, शेरशाह सूरी का उत्तराधिकारी हकीम खां सूरी हुआ। तो हकीम खां सूरी ने सहयोग दिया महाराणा प्रताप का। और हकीम खां सूरी सेना का जो सबसे आगे वाला भाग होता है उसको क्या कहते हैं? हरावल। सेना का जो सबसे आगे वाला भाग होता है उसे कहते हैं हरावल। तो हरावल का नेतृत्व किसने किया? हकीम खां सूरी ने। तो ये भी आप ध्यान रखना, कई बार परीक्षाओं के अंदर पूछा जाता है कि एकमात्र मुस्लिम सेनापति महाराणा प्रताप का कौन था? तो उत्तर है हकीम खां सूरी। हरावल सेना का प्रधान कौन था? तो भी उत्तर आएगा हकीम खां सूरी, ठीक है। अब आगे ध्यान दीजिए, एक व्यक्ति था पुंजा, जो कि भील जाति का था। इसने भी महाराणा प्रताप का सहयोग दिया। आगे ध्यान दीजिए दोस्तों, एक व्यक्ति था झाला बीदा, जो बड़ी सांदड़ी का था। इसने भी हल्दी घाटी के युद्ध में अपनी कुर्बानी दी थी। एक व्यक्ति था भामाशाह, जिसने महाराणा प्रताप को आर्थिक सहयोग दिया था। इसके बारे में आगे थोड़ा विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। एक व्यक्ति था रामशाह और इसके 3 पुत्र, ये सभी हल्दी घाटी युद्ध में शामिल हुए। रामशाह कौन था? ग्वालियर का राजा था, ठीक है। तो इसका भी आप ध्यान रखना। और दूसरी तरफ बादशाह अकबर की ओर से कौन कौन थे? एक तो था मानसिंह, दूसरा था आसफ खां, तीसरा था मिहितर खां। तो दोस्तों, मिहितर खां वो व्यक्ति था जिसने हल्दी घाटी युद्ध में अफवाह फैलाई थी कि अकबर बादशाह एक बड़ी सेना लेकर स्वयं आ रहे हैं। तो ये अफवाह फैलाने के कारण मुगल सैनिकों के अंदर दुगना जोश आ गया था। एक था बदायूनी इतिहासकार था, ठीक है। एक था बहलोल खां, क्या नाम है? बहलोल खां। और ये था शक्ति सिंह, जो महाराणा प्रताप का सगा भाई था। ये भी अकबर की ओर से लड़ रहा था, यानी महाराणा प्रताप के विरोधी खेमे के अंदर लड़ रहा था। तो ये शक्ति सिंह, इसका भी ध्यान रखना। एक था सैयद हासिम, क्या नाम था? सैयद हासिम। ये हरावल सेना किसे कहते हैं? सेना का सबसे आगे वाला भाग, जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था? सैयद हासिम। इसका नाम भी आप ध्यान रखना विशेष रूप से, सैयद हासिम, हरावल सेना का मुख्य सेनापति, ठीक है। और एक था माधो सिंह कस्वा, जो कि चंदावल सेना का मुख्य सेनापति था। दोस्तों, चंदावल सेना किसे कहते हैं? चंदावल सेना यानी सेना में सबसे पीछे की पंक्ति को चंदावल सेना कहा जाता है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखना।
तो देखिए दोस्तों, हल्दी घाटी युद्ध के अंदर सेना महाराणा प्रताप की कितनी थी और इधर मानसिंह की सेना कितनी थी। देखिए विद्वानों में यहाँ पर भी एक मत नहीं है, परंतु ज़्यादातर विद्वान जो मानते हैं वही मैंने आंकड़े यहाँ पर लिखे हैं। तो सेना का अनुपात, इधर महाराणा प्रताप की सेना थी 20,000 और इधर मानसिंह की सेना थी 80,000। तो इसका ध्यान रखना। और अनुपात पूछे तो 1:4, ठीक है, 1:4। तो अब मैं आपको हल्दी घाटी युद्ध की पूरी कहानी सुनाता हूँ। देखिए जब युद्ध शुरू हुआ महाराणा प्रताप और मानसिंह के बीच, तो कहते हैं कि महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक, जो कि पूरी सेना को चीरते हुए, यानी मुगल सेना को चीरते हुए कहाँ पहुंच गया, मानसिंह के पास। और मानसिंह एक हाथी था जिसका नाम था मर्दाना, एंड मर्दाना हाथी के ऊपर सवार था मानसिंह, ठीक है। तो मर्दाना हाथी के ऊपर चेतक ने अपने दोनों पैर जमा दिए आगे वाले, और मानसिंह हाथी के ऊपर एक होदा बना हुआ था, होदा, तो उसके ऊपर हाथी के ऊपर जो बैठने का स्थान होता है उस होदा कहा जाता है। तो उस ओहदे के अंदर कौन छुपा हुआ था, मानसिंह। और आगे हाथी को हाँकने वाले को क्या कहा जाता है, महावत, ठीक है। तो जैसे ही महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक ने मर्दाना हाथी के सूंड पर अपने पैर जमा लिए, तब महाराणा प्रताप ने अपने भाले से वार किया और महावत खां मारा गया। महावत खां को भाला चीरता हुआ ओहदे को भी चीर लिया, इतना मजबूत बना हुआ लोहे का, उसको भी चीर दिया। और पीछे मानसिंह ने क्या किया, ओहदे के अंदर छिप गए थे, तो मानसिंह बच गए। परंतु उसी समय महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की टांग कट गई थी। टांग कैसे कटी, मर्दाना हाथी के सूंड पर चेतक ने पैर रखे, तभी हाथी के दांतों में खंजर बंधी हुई थी। तो खंजर जैसे ही हाथी ने ऐसे सूंड हिलाया तो खंजर से चेतक की टांग कट गई। तभी वहां पर एक व्यक्ति था, बहलोल खां। कौन व्यक्ति, इसका नाम ध्यान रखना, बहलोल खां। बहलोल खां ने मौका देखा कि अब महाराणा प्रताप संकट में हैं, तो मार ही देते हैं। तभी महाराणा प्रताप ने, कहते हैं कि एक तलवार से इतना खतरनाक वार किया बहलोल खां लोधी पर, एंड बहलोल खां लोधी तो 2 टुकड़े हो गया। इसके साथ साथ में इनका घोड़ा एंड बहलोल खां लोधी का घोड़ा भी 2 टुकड़े हो गया। तो इतना खतरनाक वार था महाराणा प्रताप का। तो जैसे ही, कहते हैं कि जब चेतक की टांग कट गई, तब उनके पास ही एक व्यक्ति, उनका ही, महाराणा प्रताप का ही सेनापति झाला बीदा, बड़ी सादरी का था झाला बीदा, उसने क्या किया, महाराणा प्रताप का राजकीय शस्त्र धारण कर लिया और महाराणा प्रताप को युद्ध मैदान से बाहर जाने के लिए कहा। और महाराणा प्रताप युद्ध मैदान से बाहर निकल गए। उसी समय 2 मुसलमानों ने महाराणा प्रताप को युद्ध मैदान से बाहर जाते हुए देख लिया, अर्थात पहचान लिया। तभी कहते हैं कि वे दोनों ही मुस्लिम सेनापति उनके पीछे पड़ गए। उसी समय महाराणा प्रताप का भाई था शक्ति सिंह, जो कि अकबर की तरफ से लड़ रहा था। तो शक्ति सिंह ने ये घटना देखी और कहते हैं कि शक्ति सिंह जी भी पीछे रवाने हो गए। और महाराणा प्रताप का घोड़ा दौड़ता दौड़ता युद्ध मैदान से बाहर निकला और आगे एक बलीचा गांव आता है। बलीचा गांव के पास में एक नाला आया और उस नाले को महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक ने पार कर लिया। और पीछे आ रहे जो मुस्लिम सेनापति थे, मुस्लिम सेनापतियों के घोड़े उस नाले को पार कर नहीं पाए। और इतने में पीछे शक्ति सिंह जी आ गए और शक्ति सिंह जी आते ही क्या किया, उन मुस्लिमों का कत्ल कर दिया। और कत्ल करने के बाद में आवाज लगाई, किसको, महाराणा प्रताप को। क्या आवाज लगाई, ओ नीला घोड़ारा असवार, ठीक है। तो कहते हैं कि
शक्ति सिंह जी महाराणा प्रताप के पास में पहुंचे और अपनी गलती की माफ़ी मांगी और महाराणा प्रताप ने शक्ति सिंह जी को माफ़ कर दिया। उसी समय प्रताप के घोड़े चेतक की मृत्यु हो गई थी। तो चेतक की मृत्यु कहाँ हुई थी? बलीचा नामक स्थान पर, और बलीचा में चेतक की आज भी समाधि बनी हुई है। इस बात का भी आप ध्यान रखना। तो शक्ति सिंह जी ने अपना घोड़ा महाराणा प्रताप को दिया और महाराणा प्रताप उस घोड़े से बाद में गए थे, ऐसा इतिहास में हमें मिलता है। हल्दी घाटी युद्ध में हाथी भी युद्ध लड़े थे, इसलिए हल्दी घाटी युद्ध को हाथियों का युद्ध भी कहा जाता है। अब हाथी कौन कौन से थे? महाराणा प्रताप की तरफ से कौन से थे और मानसिंह की तरफ से हाथी कौन से थे? सबसे पहले जानते हैं महाराणा प्रताप के हाथियों के नाम। तो राम प्रसाद, क्या नाम था? राम प्रसाद। राम प्रसाद जिसको कहते हैं कि युद्ध मैदान में मुगल सेनापतियों ने पकड़ लिया था और अकबर के सामने पेश किया, तो अकबर ने उसका नाम क्या रख दिया? पीर प्रसाद। क्या रख दिया? पीर प्रसाद। इसका भी आप ध्यान रखना, ये भी परीक्षा के अंदर पूछा गया है और आगे भी आप ध्यान रखना। दूसरे हाथी का नाम था लूना। क्या नाम था? लूना। लूना। और एक और हाथी था जिसका नाम था खांडेराव, और एक और हाथी था जिसका नाम था चक्रवाप। चक्रवाप। तो ये 4 हाथियों के नाम भी आप याद रखना। ये महाराणा प्रताप के हाथी थे, राम प्रसाद, लूना, खांडेराव और चक्रवाप। ठीक है। इधर मानसिंह की तरफ से कौन से हाथी थे? मर्दाना। मर्दाना कौन था? मानसिंह स्वयं का हाथी था मर्दाना। ठीक है। दूसरे हाथी का नाम था गजमुक्ता। गजमुक्ता जिसको गजमुख भी कहा जाता था। गजमुक्ता अर्थात गजमुख। एक और हाथी था जिसका नाम था गजराज। एक और हाथी था जिसका नाम था हवाई। हवाई हाथी कहते हैं कि ये अकबर का हाथी था, हवाई। और एक और हाथी था रनमदार। क्या नाम है? रनमदार। तो इन हाथियों का नाम भी ध्यान रखना। ये हाथियों के नाम भी परीक्षाओं के अंदर पूछे जा रहे हैं, क्योंकि एक बार परीक्षा के अंदर पूछ लिया था कि महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था जो कि हल्दी घाटी युद्ध में लड़ा था। तो दोस्तों ये युद्ध यानी इस युद्ध का, हल्दी घाटी युद्ध का परिणाम क्या रहा? परिणाम अनिर्णायक रहा। अनिर्णायक क्यों? क्योंकि बादशाह अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? महाराणा प्रताप को अधीन लाना, अर्थात अधीनता स्वीकार कराना, और अधीनता स्वीकार महाराणा प्रताप ने नहीं की। तो ये युद्ध अनिर्णायक रहा, किसी की जीत या हार नहीं हुई। आगे ध्यान दीजिए, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। बलीचा। बलीचा ये भी आप विशेष ध्यान रखना, परीक्षाओं के अंदर पूछा जाता है कि चेतक की समाधि कहाँ पर है? तो बलीचा नामक स्थान पर है। ठीक है। बहुत सारे विद्वानों ने हल्दी घाटी युद्ध को विभिन्न नामों से भी पुकारा गया है। तो किस किस विद्वान ने हल्दी घाटी युद्ध को क्या कहा? एक इतिहासकार था कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड जिसने हल्दी घाटी युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपली का, ठीक है, मेवाड़ की थर्मोपली का। तो दोस्तों थर्मोपली का युद्ध फारस और यूनान के मध्य हुआ था, 480 ईसा पूर्व में हुआ था। तो उस युद्ध की तुलना हल्दी घाटी युद्ध से की है। किसने? कर्नल जेम्स टोड ने। आगे ध्यान दीजिए, एक विद्वान था अबुल फजल। अबुल फजल जिसने हल्दी घाटी युद्ध को क्या कहा? खमनोर का युद्ध। क्या कहा? खमनोर का युद्ध। इतिहासकार जो कि हल्दी घाटी युद्ध के अंदर शामिल था जिसका नाम था बदायूनी। तो बदायूनी ने हल्दी घाटी युद्ध को क्या कहा? गोगुंदा का युद्ध। क्या कहा? गोगुंदा का युद्ध। दोस्तों ये भी बात ध्यान रखिए कि महाराणा प्रताप की राजधानियां कौन कौन सी थी। तो सबसे पहले राजधानी थी गोगुंदा। गोगुंदा के बाद में महाराणा प्रताप ने राजधानी किसको बना दिया? कुंभलगढ़ को। और कुंभलगढ़ के बाद किसको राजधानी बना दिया? चावंड को। तो ये विशेष रूप से ध्यान देना,
चावंड कई बार परीक्षाओं के अंदर पूछा भी गया है। यानी महाराणा प्रताप की आपातकालीन राजधानी कौन सी थी? तो ये है चावंड। ये ध्यान रखना। यानी हल्दी घाटी युद्ध के बाद चावंड को राजधानी बनाया। तो हल्दी घाटी युद्ध के बाद यानी 1576 के अंदर ही अकबर बादशाह ने उदयपुर का नाम परिवर्तन करके क्या रख दिया? मुहम्मदाबाद। क्या रख दिया? मुहम्मदाबाद। तो आइए दोस्तों, मैं आपको एक महाराणा प्रताप के बारे में और रोचक जानकारी देना चाहूँगा। कहते हैं कि महाराणा प्रताप के कवच का वजन कितना था? 72 kg एंड 72 किलो कवच का वजन था। और भाले का वजन 81 kg एंड 81 किलो था। और ढाल व तलवार इन दोनों का भार 55 kg था। यानी ये सभी भार कितना हो गया? 108 kg। यानी 108 kg भार तो महाराणा प्रताप हमेशा अपने शरीर पर यानी उठाए रहते थे। तो आप इस बात से अनुमान लगा सकते हैं कि महाराणा प्रताप कितना शक्तिशाली वीर पुरुष था। तो दोस्तों, महाराणा प्रताप का अगला भाग हम अगले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो दोस्तों, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा महाराणा प्रताप के ऊपर? अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना जरूरतमंद विद्यार्थियों के साथ में, और सब्सक्राइब कर लेना यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है तो। बेल आइकन यानी घंटी का बटन भी दबा देना ताकि आपको समय समय पर वीडियो की सूचना यानी नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों।